हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट ईयर चैनल के साथ एक और नई स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम कवर करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इनफैक्ट इन दिनों न्यूज में भी काफी रहा है। एंड एफएमसीजी की कंपनी है। अब एफएमसीजी अगर हम सोचते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बारे में, जब भी हम सोचते हैं सबसे पहली कंपनी ना गोदरेज कंज्यूमर तो नहीं होती, दिमाग में आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ब्रिटानिया हो गई, मे बी कुछ के दिमाग में नेस्ले, मैरिगो ऐसी कंपनीज आती होंगी। बट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है। इनफैक्ट 90+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। दे हैव टच्ड ओवर 1.5 बिलियन कस्टमर्स। तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट है, इतना बड़ा मार्केट साइज है इनके पास। 21,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। एंड अगर आप ब्रांड सुनेंगे ना इनके जो इनके पास हैं, तो आपको लगेगा अरे यार ये भी गोदरेज का है, ये भी गोदरेज का है, ये नाम तो मैंने सुना हुआ है। जैसे कि सिंथॉल हो गया, सिंथॉल का नाम सबने सुना होगा, सोप्स आते हैं उसके। हिट हो गया, गुड नाइट हो गया, जो इंसेक्टिसाइड्स के अंदर एक तरीके से बिजनेस आता है, मच्छर अच्छर मारने के काम आते हैं आपको। गोदरेज एक्सपर्ट हो गया, गोदरेज एयर हो गया, तो एयर तो ऑब्वियसली जो रूम फ्रेशनर वगैरह का है। एंड गोदरेज एक्सपर्ट जो आपका हेयर कलर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मार्केट में, आई थिंक नंबर 1 पोजीशन पे ही होगा। तो मतलब इन टाइप की चीज़ें जो है ना, जो मतलब हमारे सामने तो आती है बट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि किस कंपनी की है। गोदरेज कंज्यूमर के ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग पोजीशन पे आते हैं और ये कई सारी कंट्रीज में प्रेजेंट है। इनफैक्ट जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है इस कंपनी की। अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप करना चाहूँ ज्योग्राफी के बेसिस पे, तो आप देखोगे इंडिया से 55% के अराउंड का रेवेन्यू आता है, इंडोनेशिया से 17%, अफ्रीका, यूएस, मिडिल ईस्ट को अगर हम मिला लें तो 24% के अराउंड, और लैटिन अमेरिका से भी 4%। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कंपनी काम कर रही है और इसलिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी डाइवर्सिफाइड जगह पर रखी हुई है। इंडिया में है, अफ्रीका में है, इंडोनेशिया में है, यूएस के अंदर है, लैटिन अमेरिका के अंदर है। तो इस जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इस कंपनी को बहुत एडवांटेजेस भी होते हैं, बट कहीं कहीं दिक्कत भी डेफिनेटली आपको आ ही सकती है अगर आप वो मार्केट ढंग से टैप ना कर पाए या उसको समझ ना पाए। बट गोदरेज कंज्यूमर के केस में ऐसा नहीं है। दे हैव अंडरस्टूड दोज मार्केट्स वेरी वेल। इनफैक्ट गोदरेज कंज्यूमर इज सच एन ओल्ड कंपनी, आई थिंक 123 ईयर्स हो चुके हैं गोदरेज कंज्यूमर को, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द गोदरेज ग्रुप। तो मतलब कंपनी बहुत ही एक बढ़िया ग्रुप के अंडर आती है, एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है। एंड जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है ना, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी एफएमसीजी की खेलना चाहते हैं तो अपनी गोदरेज कंज्यूमर जो कि इंडिया की कंपनी है उसके थ्रू उसको प्ले कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की थोड़ी बात करें तो जो हेयर केयर का सेगमेंट हो गया, या जो पर्सनल वॉशिंग का सेगमेंट हो गया, सिंथॉल वगैरह जिसके अंदर आता है, या जो आपका हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड का सेगमेंट हो गया, तो 3 बड़े सेगमेंट्स हैं। ये लगभग 80% रेवेन्यू कमांड करते हैं कंपनी का, एंड इन्हीं से मेन रेवेन्यू ड्राइव होता है कंपनी का। कंपनी के ब्रांड्स, कंपनी की प्रेजेंस, ये सब हम और समझेंगे। उनकी वेबसाइट वगैरह विजिट करके हमें ब्रांड्स वगैरह देखेंगे। मुझे 100% यकीन है, मैं देखते ही आपको लग जाएगा अरे यार ये तो मैं भी यूज़ करता हूँ, ये तो मैं भी यूज़ करती हूँ। एंड आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी आंखों के सामने होते हैं ये कंपनीज, हमारी आंखों के सामने होते हैं प्रोडक्ट्स, एंड फिर भी हम इनको पिक नहीं करते या फिर भी हम इनको मिस कर जाते हैं। अगेन इसके अंदर एक जो की डेवलपमेंट हुआ है कि एमडी एंड सीईओ चेंज हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, उनका पहले टेन्योर वगैरह कैसा रहा है। इनफैक्ट उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी हम बिल्कुल देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया, उनका वर्क एक्स क्या रहा है। एंड इसी बेसिस पे हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके अंदर बनाने की कोशिश करेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर इस समय कितनी अच्छी लग रही है, या उसके अंदर कमियां क्या लग रही हैं, या ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। एंड हमेशा की तरह सिल्वर मेंबर्स आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो आ चुका है। जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो आप जाके उसको भी देखिए, उसको भी एंजॉय करें। और अगर आपने अब तक सिल्वर मेंबरशिप नहीं ली है तो ज़रूर उस ज्वाइन बटन को दबाएं और सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करें, ताकि आपको हर स्टॉक एनालिसिस का एक्स्ट्रा कंटेंट मिल सके। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, क्वार्टरली नंबर्स को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि अभी अभी क्वार्टर के नंबर्स अनाउंस किए हैं। देखते हैं कि पूरे ईयर अराउंड परफॉर्मेंस कैसी रही है। Screener.in पे चलेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह जानने के लिए। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसको समझेंगे, और ट्रेडिंग व्यू पे चल के एंड में टेक्निकल्स पे चार्ट को समझेंगे और देखेंगे कि किधर एंट्री करनी अच्छी रहेगी, या चार्ट हमसे अब क्या कह रहा है इस कंपनी का। तो ये सारा कुछ हम करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, तो सीधा वहीं चलते हैं। तो गाइज हम गोदरेज कंज्यूमर की वेबसाइट पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने फेमस ब्रांड्स हैं। आई एम प्रिटी श्योर लोगो देखते ही आपको याद आ जाता होगा कि यार ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया है। गोदरेज प्रोटेक्ट तो इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैं कहूँगा लगभग सबके घर में या तो आपके पास डेटॉल का कोई प्रोडक्ट होता है, लाइफ बॉय का कोई प्रोडक्ट होता है, या फिर प्रोटेक्ट का कोई प्रोडक्ट होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इस समय। बट आप देख सकते हैं कि जो भी इनके ब्रांड्स हैं, ये तो ऑब्वियसली आपके ज़्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया के अंदर इतना देखने को नहीं मिलते। ये आपको हो सकता है अफ्रीका में देखने को मिले, लैटिन अमेरिका में देखने को मिले। बट ऊपर के आप जो देख सकते हैं, सिंथॉल हिट हो गया, गोदरेज एयर हो गया, गुड नाइट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, डार्लिंग जो कि इनका हेयर एक्सटेंशंस का ब्रांड है,
ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा हमारे घरों में जगह पहले ही बना चुके हैं। और क्योंकि ऐसा हो चुका है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही होती है कि ब्रांड डोमिनेशन कैसी बनाई जाए या फिर मार्केटिंग कैसी करी जाए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह कैसे सेट किया जाए। हमने देखा है कि आईटीसी का शेयर इसलिए काफ़ी प्रेशर में है क्योंकि उनका एफएमसीजी का जो डिपार्टमेंट है ना वो अच्छे से रिटर्न्स नहीं डिलीवर कर पा रहा, उसके मार्जिन अभी भी इंप्रूव ही हो रहे हैं, उसके मार्जिन बहुत शानदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा गोदरेज कंज्यूमर। आपका एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और अपने जिस भी फील्ड के अंदर है आपको ब्रांड देखते ही समझ आ जाता है कि या तो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे होगा। अब हम चलते हैं इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर, Q4 FY21 की। इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी नंबर्स आए हैं बिल्कुल, एंड बहुत ही फ्रेश रिजल्ट्स हैं, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस वगैरह किस हिसाब से चल रहा है। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। तो कई सारी कंपनीज में हमें दिख रहा है कि लगातार ग्रोथ मेंटेन हो रही है डबल डिजिट्स के अंदर, विच इज़ वेरी वेरी गुड। गोदरेज कंज्यूमर इज़ नो एक्सेप्शन है। एफएमसीजी में ग्रोथ ठीक ही चल रही है इस समय, एंड एफएमसीजी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को ना बड़ा स्टेबलाइज करते हैं, तो ये समझना आपको ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज आप खरीदते हैं थोड़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं, वॉलेटाइल होती हैं। एफएमसीजी इज़ देयर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन योर पोर्टफोलियो, जो कि बेसिकली ये कंपनी कर सकती है। हम देख सकते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आई है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में, हाइजीन में, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स वगैरह में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इंडिया वगैरह की इन्होंने ग्रोथ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो करी है। इनफैक्ट बहुत बार जैसे होता है ना, थोड़ा बारिश का मौसम वगैरह आने लगता है पहले ही, कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। देखो तो ये आप देख सकते हो कि इस टाइप की कंपनीज जो हैं जो बिल्कुल आपका इंसेक्ट्स को मारने का काम कर रही हैं या दवाइयाँ बना रही हैं उसके लिए, तो आप देख सकते हो कि इनकी सेल्स में पिकअप भी थोड़ा जल्दी आना शुरू हो गया है। पहले जैसे थोड़ा लेट बिकने शुरू होते थे प्रोडक्ट, अब थोड़ा जल्दी बिकते हैं। इनफैक्ट मॉस्किटोज़ का मुझे तो नहीं पता क्या है भैया, अब तो ऐसा लगता है 12 महीने ही घूमते रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हाइजीन और सोप्स वगैरह में तो कंटिन्यू रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसी प्रोडक्ट के अंदर, इसी सेगमेंट के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं गोदरेज प्रोटेक्ट के, तो ये सब तो बिल्कुल चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपना दिखा रखा है कि किन किन कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, क्या है, ये हम पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने अगेन अपना जो ब्रांड है उसके बारे में ही बता रखा है, एंड हाइजीन वगैरह का डेफिनेटली हमें पता ही है कि इसकी ग्रोथ मेंटेन रहनी चाहिए और रहेगी। मैं रोज़ारी बायोटेक के कॉन कॉल सुन रहा था, उसके अंदर कंपनी कह रही थी कि देखो ये तो हम मानते हैं कि एक बार की सडन एक्सट्रीम ग्रोथ आई है सैनिटाइजर्स और इनके सेगमेंट में, बट ये एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज आ जाएगा, और वही होता हुआ हमें दिख रहा है कि जो सस्टेन्ड ग्रोथ आ रही है ना सैनिटाइजर्स में, सोप्स में, स्पेशली लोगों ने जो हाथ धोना शुरू किया उसकी वजह से कई सारी छोटी बीमारी ख़त्म होती हुई हमें दिखी हैं। एंड ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट अगर आप मार्केट ढंग से कर सके ना तो आपके पास मार्केट है कैप्चर करने को और आप उसमें वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता होगा, पाउडर टू लिक्विड हैंड वॉश। बेसिकली पाउडर आता है ऐसे और आप उसको डालो अपनी बॉटल में और उसके अंदर आप पानी मिला दो तो वो हैंड वॉश बन जाता है लिक्विड। तो ये देखो पाउडर टू लिक्विड सोप वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे को बहुत ही शानदार चीज़ लगी, इनोवेटिव चीज़ है। इनफैक्ट इन्होंने आई थिंक खुद से इनोवेट करके चीज़ निकाली है, तो बहुत ही अच्छी लगी। हेयर केयर का जो इनका सेगमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हो गोदरेज एक्सपर्ट, आई थिंक आप सबने नाम सुना ही होगा, एड्स तो सबने देखे ही होंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कंसोलिडेटेड ईबिटा ग्रोथ ऑफ 21%, बट ये सब हम स्क्रीनर पे भी थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे। इनफैक्ट आपको ऊपर टैब्स दिख रहे होंगे कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो भी हम सेकंड टैब के ऊपर ही हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपडेट थोड़ी देख लेते हैं। तो नेट सेल्स जो आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ है, तो ईयर ऑन ईयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। नेट सेल्स अगर हम देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बिजनेस, यानी कि पूरा जो आपका बिजनेस है इनका अलग अलग कंट्रीज वगैरह में लिस्टेड, और यहाँ पे इंडिया का बिजनेस का अलग से दिखा रखा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस को ही देख लेते हैं, क्योंकि भैया कंपनी हम पूरी उठा रहे हैं, इंडिया की तो उठा नहीं रहे खाली। तो 27% की ग्रोथ है। नेट सेल्स कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में 29% है। ईबिटा 21% पे आया है। नेट प्रॉफिट जो इन्होंने रिपोर्ट किया है उसमें 59% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट विदाउट एक्सेप्शनल एंड वन ऑफ आइटम्स 20% है। बट मैं आपको बता दूं, जो ये स्टॉक प्राइस में आपको एक भयानक जंप दिखाया है ना, एंड वो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ये जो जंप आया है, और चार्ट को हम ढंग से बाद में डिस्कस करेंगे एंड में, बट ये जो जंप दिखाए ना, MD CEO चेंज तो हुए हैं,
बट ये जो ग्रोथ आई है ना, ये बहुत ही शानदार आई है। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि एक्सेप्शनल वन ऑफ आइटम के बिना जो नेट प्रॉफिट वगैरह आया वो कितना है, और उसकी ग्रोथ हमें यहाँ पे पता ही है। तो वी विल जस्ट स्किप दीज थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे हमें बिजनेस समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें समझना है कि ईयर ऑन ईयर और उस हिसाब से कैसे ग्रोथ कर रही है कंपनी। और ये छोटी छोटी चीज़ें तो मतलब इन डेप्थ जाके आप खुद से भी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बाद में पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट थीसिस ही नहीं समझ आएगा, या आपको ये नहीं समझ आएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, तो फिर इस वीडियो का पर्पस डिफीट हो जाएगा बिल्कुल। तो हम एक बार देख लेते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है स्पेसिफिक टू इंडिया। जो ये ब्रांड्स हैं ये इंडिया में ही ज़्यादा आपको दिखते हैं, एंड इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी आती हुई दिखी है। हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन सा कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ बेसिकली। और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 34% की इस क्वार्टर में ग्रोथ है, स्टेडी सेल्स ग्रोथ ऑफ 16%। हमें लगता है यार, अगर आप FMCG कंपनी हो और आप अराउंड लेट से 15% की या 10% की सेल्स ग्रोथ भी लगातार डिलीवर कर सको, बहुत अच्छी बात है। तो गोदरेज कंज्यूमर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग FMCG प्लेयर्स इन द मार्केट। बट होता क्या है कि क्योंकि बीइंग अ सेबी आ रहा है, आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज। गोदरेज कंज्यूमर इज नॉट वन ऑफ दोज कंपनीज दैट आई कम अक्रॉस वेरी ऑफन। नॉर्मली मेरे को HUL ब्रिटानिया तो दिख जाती हैं, बट गोदरेज कंज्यूमर डेफिनेटली उनमें से नहीं है। बट मेरे को लगता है कि अगर आप इसको बाय करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अगेन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेके ही काम करें। अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मनी क्राफ्ट, जो कि मेरी फर्म है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है नीचे, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बट अगेन आप गोदरेज कंज्यूमर को कंसिडर तो डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एज यूजुअल गाइस, कंपनी के अंदर अगर कोई रेड फ्लैग वगैरह होगा मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल्स गो थ्रू करे हुए हैं हमने इस कंपनी के, फाइनेंशियल्स में हमें कोई रेड फ्लैग नहीं लगा है अब तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स में एक एक आइटम डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज इट वोंट मेक मच सेंस और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पहले हमारी वीडियोज इतनी लंबी होती हैं स्टॉक एनालिसिस की। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन सोप्स, अगेन ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये सारी चीज़ें हमें कॉमन सेंस से भी पता है कि इन ब्रांड्स के अंदर ग्रोथ आनी है। गोदरेज एक्सपर्ट के एड्स हमने इतने देखे, मुझे तो लगता है कि प्रीमियर प्रोडक्ट यही है, इसके सिवाय मैं तो कोई प्रोडक्ट यूज़ होते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भैया आपको इनमें से आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी इन्होंने इंडोनेशिया का बिजनेस का अपडेट दिया हुआ है, इंडोनेशिया में किस हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ रही है। बट इसको मैं एक इन जनरल ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, जहाँ पे हमने देखा था कि कंट्री वाइज कैसी ग्रोथ चल रही है, क्या चल रहा है। तो जो डार्लिंग इनका हेयर एक्सटेंशंस का बिजनेस है, तो अगेन ये इंडिया में चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं है, बट बाकी कंट्रीज़ में है। तो जहाँ पे जो चीज़ है पॉपुलर, या जहाँ पे आप जिस चीज़ को बेच सकते हो, वहाँ पे अगर आप उसको मार्केट करो, फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करो, आपके पास मार्केट बहुत ही बड़ी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप लोगों की लाइफ को टच कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, एंड उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका वगैरह बिजनेस में आप देख सकते हैं कि इनके किस हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्वियसली लैटिन अमेरिका से रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रू बाय 54%। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ रही है, एंड मेरे को पूरे ही बिजनेस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगती। इनफैक्ट FMCG कंपनीज इन जनरल मुझे पसंद हैं। अगेन पोर्टफोलियो को बड़ा स्टेबल करके चलती हैं, तो अच्छी बात रहती है। हम देख सकते हैं कि ग्रोथ इन्होंने किस हिसाब से बताई है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है, एंड होम केयर, पर्सनल केयर, काफ़ी बड़े सेगमेंट्स हो गए इनके। आई एम प्रीटी श्योर होम केयर के अंदर इनका मतलब इंसेक्टिसाइड्स का बिजनेस भी है, जो हिट हो गया, या आपके बाकी इनके जो प्रोडक्ट्स हो गए जैसे गुड नाइट हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रोथ किस बेसिस पे आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है कि ग्रोथ अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं, एक बार जो लेटेस्ट न्यूज़ हुई है ना उसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर हम स्क्रीनर पे चल के कंपनी की वैल्यूएशंस वगैरह और इसको पीयर से कंपेयर वगैरह करेंगे और समझेंगे। मिस्टर सुधीर सीतापति को न्यू CEO अनाउंस किया है। स्टॉक में बिल्कुल आग लग गई भैया, अलग ही भाग के निकला है। ये जो अपॉइंट हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप लिंक्डइन पे मुझे ऐड करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा सकते हैं। बट अभी हम मिस्टर सुधीर सीतापति को देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैं ऑब्वियसली किसी को जानता हूँ, 5 म्यूचुअल कनेक्शंस यहाँ पे दिखाई रहा है ये। बट येस, आई डू नॉट नो हिम पर्सनली, तो फिर मैं उन्हें ऐड नहीं कर रहा, ना मैं अभी उन्हें मैसेज भेज रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा ही यूनिलीवर में रहा है। 22 ईयर्स एंड 2 मंथ्स यहाँ पे दिखा रहा है हमें एक्सपीरियंस। अगेन लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस जब आप कंपनीज के मैनेजमेंट वगैरह को ट्रैक करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। लिंक्डइन पे सब लोग हैं। तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज़ नहीं कर रहे जो आपको फ्रीली अवेलेबल है,
आपको कनेक्शंस में हेल्प करते हैं, नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। एंड जब हमने ज़ेल्पमो की बात करी थी तो हमने बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पे जाके जो ज़ेल्पमो के सीईओ हैं उनके बारे में हमने जाना था, लिंक्डइन पे जाके उनकी प्रोफाइल वगैरह देखी थी। एंड उसी से आइडिया लग जाता है आपको कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है या उनका विजन क्या है, तो वो किस तरीके से उसको चला सकते हैं। एंड अगेन नाउ कमिंग बैक टू मिस्टर सुधीर सीतापति, यूनिलीवर के अंदर इनका एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम रहा है। मार्केट को बहुत ही अच्छा लगा है बिकॉज यूनिलीवर में इन्होंने बहुत ढंग से काम किया है। ऑब्वियसली द कंपनी हैज़ सीन समथिंग इन हिम कि इनको सीईओ बना रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर का। एंड जो इनका पूरा एक्सपीरियंस है वो एफएमसीजी कंपनीज के अंदर ही है। आईआईएम से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है। तो यूनिलीवर से बेसिकली एक टॉप लेवल के एम्प्लॉय को गोदरेज कंज्यूमर अब एम्प्लॉय करेगा एज द सीईओ ऑफ गोदरेज कंज्यूमर्स। ये जो शिफ्ट है मार्केट ने बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया। बट अगेन मुझे लगता है मार्केट इस बार के जो नंबर्स आए हैं ना, जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ब्लूमबर्ग पॉइंट वगैरह पे आप जाके देख सकते हैं, तो ये जो ग्रोथ आई है ना, मुझे लगता है कि मार्केट को एक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। खाली इस न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं है, बट हम इसको टेक्निकल्स पे और समझेंगे। अब हम आ जाते हैं Screener.in पे। अगर आप Screener.in को नहीं यूज़ कर रहे स्टॉक एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल बेसिस पे, तो भैया मुझे नहीं पता आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। Screener.in पे ज़रूर जाएं एंड आप अपने स्टॉक्स को ढंग से सर्च कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। कंपनी की मार्केट कैप है 90,000 करोड़ की, जो ऑब्वियसली आपकी जो ये जंप आया है ना इसके वजह से 90,000 करोड़ की कंपनी बन गई है ये। ऑब्वियसली पास्ट में इससे ज़्यादा रहा है इसका प्राइस, ऐसी बात नहीं है, करंट प्राइस जो है शेयर्स का एंड मार्केट कैप, बट फिलहाल जो आपको एक अपडेटेड फिगर दिख रही है वो इसकी वजह से है। स्टॉक का पी 51 के अराउंड है, विच इज़ नॉर्मल फॉर एफएमसीजी कंपनीज। एक चीज़ पी रेशियो के ऊपर गाइस में और आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप में से बहुत लोगों को अभी भी लगता है 40 का पी महंगा हो गया, 20 का पी नॉर्मल है और ये इधर उधर सस्ता होएगा। ये चीज़ें ना पहले ठीक थी, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होती थी। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी कम हो गई है तो आपको सोचना चाहिए कि पी रेशियोज वगैरह या जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं जो वो रिटर्न इतनी कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे पी रेशियोज आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे एंड दैट इज़ नॉर्मल। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल है, उनको अभी भी वो पुरानी कैलकुलेशंस में लगे रहते हैं एंड दे मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। प्लस पी रेशियो किसी कंपनी का महंगा क्यों है वो समझना ज़रूरी है, और किसी कंपनी का सस्ता क्यों है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि इसका पी इतना चला गया, इसका उतना है। तो पी रेशियोज पे मैंने बहुत वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे। आई डू नॉट गेट कि लोग क्या अपनी इंटरप्रिटेशन अलग सी डाले रखते हैं उसके अंदर, जो बुक में पढ़ते हैं वही, मतलब 15 साल से वही चीज़ बोले जा रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आपका। पहले पी रेशियो कंपेयर किया जाता था बहुत ज़्यादा ये फिक्स्ड एसेट्स जो रिटर्न देते थे, एफडी वगैरह। अब जब एफडी पहले देती थी 7-8%, 10% की रिटर्न, और अब दे रही है 4%, 3.5%, 5% की रिटर्न, तो भैया पी रेशियो तो आपके यहाँ पे ज़्यादा ही दिखेंगे ना उन एसेट्स के जो रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के ऊपर रहे और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर है। इसके ऊपर भी इन डिटेल अगर आप कहोगे तो डिस्कशन नॉर्मली कर लेंगे किसी वीडियो के अंदर जो स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स होगी, और मेरा क्यों कॉन्सेप्ट है कि 15 और 20 का। बट अगर आप कोर्स करना चाहते हैं प्रॉपर स्टॉक मार्केट का तो फिर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, एंड उसके अंदर तो खैर हम बहुत ही जेन्युइनली ढंग से सबको डिस्कस करते हैं, और एंड में स्टॉक्स वगैरह पे भी हम एनालिसिस वगैरह करते हैं, उसी से आपको स्टॉक आइडियाज़ बहुत अच्छे टकरा जाते हैं। एनीवे कमिंग टू डेट है कंपनी में, बट डेट इनको सर्विस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। फ्री कैश फ्लो वगैरह बहुत ज़्यादा है कंपनी में, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि डेट में दिक्कत आएगी। आप देख सकते हैं कि जो प्लेज्ड है परसेंटेज वो बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी प्लेजिंग कर रखी है। आई डो नॉट नो वाई दे हैव डन इट, बट है तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। अगेन पहले प्लेजिंग को हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखते थे, अभी भी अगर ज़्यादा प्लेजिंग होती है, नहीं पता कि प्लेजिंग क्यों कर रखी है, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं केयरफुल रहने की बात है। छोटी मोटी प्लेजिंग लेकिन चलती है, इनफैक्ट TCS एज प्लेजिंग, तो मतलब आप किस किस कंपनी को अवॉइड करोगे खाली प्लेजिंग के बेसिस पे, तो समझना ज़रूरी है अगेन कि क्यों प्लेजिंग हो रखी है, क्या है। इतनी छोटी परसेंटेज है इसलिए मैं इसके अंदर और रिसर्च नहीं कर रहा कि प्लेजिंग इन्होंने क्यों कर रखी है। चलते हैं नीचे, यहाँ पे आपको अपना स्टॉक प्राइस वगैरह दिख जाता है। आप यहाँ पे पी रेशियो को चेक कर सकते हैं कि कैसे फ्लक्चुएट किया है। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप देखो पी रेशियोज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और पी रेशियोज़ ख़त्म हो रहे थे, और एक बार हम स्टॉक प्राइस देख लें, स्टॉक प्राइस भी आपको उस समय करेक्ट हो रहा था, यानी कि इस समय कंपनी बहुत सस्ती हो गई थी। एंड उसके बाद हमने देखा है कि इसके अंदर जो एक रैली चली है और पी रेशियोज़ अपने इसके इंप्रूव होने शुरू हो गए। दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट पी रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 के अराउंड था पहले भी, तो अभी 50, 55, 60 पे रहेगा, तो इट्स नॉर्मल फॉर इट। मीडियन इन्होंने खुद से दे रखा है कि 45.5 है।
तो हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, तो कई सारी कंपनीज आप देखोगे सबका 50-50-50 का ही पी रेशियो चल रहा है। अगेन एचयूएल हो गई, नेस्ले हो गई, वो अलग पी रेशियो कमांड करते हैं जो आपकी थोड़ी, अब मैं ये नहीं कह रहा कंपनीज खराब है, बट जो मार्केट उनको थोड़ा वीकर कंपनीज मान के चलती है, बजाज कंज्यूमर, ज्योति लैब्स, उनका पी रेशियो कम है। तो नॉर्मल 50 के अराउंड, 55 के अराउंड, 60 के अराउंड पी रेशियोज आर वेरी वेरी नॉर्मल फॉर एफएमसीजी कंपनीज। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर कभी आपको 30-35 के पी रेशियो पे कंपनी मिल जाए कोई एफएमसीजी की जो बड़े नेम्स हैं, टाटा कंज्यूमर हो गए, मैरिको हो गई, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई होप आपको कभी भी ना मिले वैसे, क्योंकि दैट वुड मीन कि बेचारों ने बड़ी बीटिंग ली है। बट अगर कहीं मिल जाए तो यार बिल्कुल बेझिझक आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगेन फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले, बट मेरे हिसाब से कंपनीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। सेल्स वगैरह हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ वगैरह बता रखी है, तो ये तो सब हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, अभी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक्सपेंसेस वगैरह सब बता रखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे मैं ज़रूर ध्यान देता हूँ एफएमसीजी कंपनीज़ में, एंड ये हमें बहुत ही अच्छे मेंटेन्ड दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी का कि किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, एंड इन्होंने ईपीएस भी यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट किया हुआ है। रॉ पीडीएफ ये दे रही है screener.in खुद से कि आप डाउनलोड वगैरह कर लो, दैट इज़ अमेजिंग। अब हम देख लेते हैं पीएनएल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बेसिकली कि हर साल की, वो तो क्वार्टरली बेसिस थे आपके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगते हैं एफएमसीजी कंपनी के अंदर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे रहने चाहिए, सस्टेनेबल रहने चाहिए। 18 से 25, 18 के ऊपर मतलब कुछ भी है तो मेरे को अच्छा लगता है। अब 18 से 25 बोलना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब किसी का 30 है तो भैया ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छा कर रही है। बट 18%, 20% हो तो मतलब आप कह सकते हो कि नहीं यार कंपनी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सेल्स ग्रोथ अब आनी शुरू हुई है अच्छे से। यस, बीच में आप देख रहे हो 10-10% की आ रही थी, उससे भी ज़्यादा आ रही थी, बट ये जो साल थे ना, ये इसके वजह से स्टॉक प्राइस ने पूरी बीटिंग ली थी आपकी। एंड आप देख सकते हो कि 3 साल के लिए बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस करी है गोदरेज कंज्यूमर ने सेल्स ग्रोथ के फ्रंट पे। नेट प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जब सेल्स ग्रोथ वगैरह आ रही है नेट प्रॉफिट आ ही जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं आपके पास अच्छे, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम चलते हैं सीधा एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि प्रमोटर्स के पास मेजर स्टेक है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं एफआईआईज इस कंपनी के अंदर, फिर आते हैं डीआईज जिनके पास 3% है, सिर्फ 7% शेयर्स पब्लिक के पास है। बाकी आप सब देखोगे एक तरीके से यही मान के चलोगे कि लॉक्ड है, या फिर वो एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहे। प्रमोटर्स ज़्यादा सेलिंग वेलिंग नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हार्डली कुछ सेलिंग हुई है कभी। एफआईआईज ज़्यादा चर्न नहीं करते, बट मर्जी होती है इनकी, भैया इनको लगता है कभी बेचना है तो बेच के निकल भी जाओ। डीआईएस भी अगेन उस हिसाब से ज़्यादा सेलिंग नहीं करते, करनी है तो कर लेंगे, बट नॉर्मली आप देखते हो स्टेबल माने जाते हैं ज़्यादा शेयर होल्डर्स। पब्लिक के अंदर चर्न बहुत ज़्यादा होता है, एंड 7%, बट उससे पहले भी आप देखोगे 6.5-7% पे ही रहा है। तो पब्लिक के पास शेयर्स जेन्युइनली कम है, कंपनी के पास खुद के पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है शेयर होल्डिंग की, एंड एफआईआईज ने बहुत ट्रस्ट दिखाया इस कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी होल्डिंग है। आप यहाँ से क्रेडिट रेटिंग्स और कॉन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी है, होपफुली नई अपडेट कर देंगे यहाँ पे अगर आती हैं तो, वरना फिर आप और वेबसाइट्स पे stockadda.com वगैरह पे जाके आप सुन सकते हैं कॉन कॉल्स को। यूट्यूब पे भी हो सकता है अपलोड हो जाती हूँ। तो क्रेडिट रेटिंग डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में। उससे होगा क्या कि आपको बिजनेस का भी आइडिया लग जाएगा। क्रिजिल, ईकरा जब भी रिपोर्ट्स अपलोड करती हैं तो ये बिजनेस का भी एक ओवरव्यू सा देती हैं, एंड आपको समझाती भी हैं कि किस बेसिस पे क्या जज कर रहे हैं। तो आई पर्सनली डू नॉट इन्वेस्ट इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बिकॉज 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का ढंग से पढ़ोगे तो दीज गाइज हैड अ बिग बिग रोल इन इट। तो मैं एथिकल रीजंस की वजह से मुझे थोड़ी कम जमती हैं, प्लस कुछ ना कुछ इनके अगेंस्ट आता ही रहता है, तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर ज़बरदस्ती झमेले में नहीं पड़ना। बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनीज। सब लोग ख़राब नहीं होते, यस, काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ये करते हैं, एंड नॉर्मली काम ठीक ही करते हैं, तो वो भी बात नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे। बट ठीक है भैया, वही होता है ना, अच्छे इंप्रेशंस बनाने के लिए ज़िंदगी लग जाती है, और एक ख़राब चीज़, बैड इंप्रेशन ऐसा बना जाती है कि वो पूरी रेपुटेशन ख़त्म हो जाती है। तो मेरी नज़र में मतलब रेटिंग एजेंसीज पे इसलिए हमारी ना कोई कवरेज रहती है ना कुछ रहता है। वी हैव सिंपली अवॉइडेड दीज। अब हम चलते हैं सीधा अपने चार्ट के ऊपर, क्योंकि भैया अल्टीमेटली तो आपको ये भी जानना है ना, बिज़नेस तो आपको समझ आई ये वीडियो देख के कि मेरे को पसंद है बिज़नेस, क्योंकि मुझे पसंद है। तो आपको लग रहा होगा कि यार जतिन अब ये देखें कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा, इसके अंदर क्या है। आप देखो ये लाइन मैंने बहुत पहले से ड्रॉ करके रखी हुई थी, मैंने कोई आज नहीं करी है, और ये मेरी जो ट्रेंड लाइन आ रही है अगेन वो कई सारे बेसिस की वजह से मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगेन आप में से बहुत लोग हैं जिनको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं आता, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। वो कोर्स रहता है अराउंड 7 to 8 आवर्स का, एंड उसके अंदर मैं आपको अपना पूरा ट्रेडिंग का सिस्टम बता देता हूँ जो पोजिशनल कॉल्स के ऊपर काम करता है।
तो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। तो मैं क्लासेस वगैरह बहुत जल्द स्टार्ट कर ही रहा हूँ वापस ऑनलाइन, एंड 1-on-1 क्लासेस रहती हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, बहुत बार स्टॉक इस जोन में अटका भी है। एक चीज़ और जो इसके अंदर आप बना सकते हैं, दैट इज़ योर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये रहा एक शोल्डर, ये रहा इसका हेड, और ये रहा इसका एक और शोल्डर। तो हमें था जब यहाँ पे ब्रेकआउट लगा था ना कि यार ये ब्रेकआउट शायद सस्टेन हो जाए, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ नहीं। उसके बाद दिक्कत क्या आई, जब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ फिर से नीचे आया, बट स्टॉप लॉस आप जो भी मान के चलोगे ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, या तो आप इस नेकलाइन को स्टॉप लॉस मान लोगे, या फिर आप इस शोल्डर को स्टॉप लॉस मान के चलोगे, या कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही हो। मेरे केस में मेरे को जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दिख रही थी वो ये थी। आई होप आपको भी दिख रही होगी। मैं इसको डिलीट कर दूँ, रिवर्स हेड एंड शोल्डर तो आपको इसमें दिख ही रहा है। अब मैं इन लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो ये टच हो रही टच हो रही टच हो रही, ये पूरी यहाँ पे टच हो रही है। इनफैक्ट इस शोल्डर की जब फॉर्मेशन थी तो सपोर्ट भी यहीं आया था, राइट। अब ये ऑब्वियसली बाद में आई है, तो ये वाला पार्ट आपका बाद में आया है, बाकी का पहले का पूरा बना हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये नीचे आया, इसने रिस्पेक्ट करी अपने स्टॉप लॉस को और फिर चल दिया ऊपर। मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं करी थी क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट आए, एंड मैंने आपको शायद शेयर भी किया था चार्ट ऑफ द वीक वगैरह में या रनर्स अप में, कहीं ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जो रनर्स अप चार्ट जाते हैं कि टाटा कंज्यूमर में ब्रेकआउट आया था, तो मैंने उसको ऐड किया था उस समय। तो मैंने गोदरेज कंज्यूमर को ऐड नहीं किया था, गोदरेज कंज्यूमर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी मतलब मैंने ऐड नहीं किया था इसे। तो ऑब्वियसली उसके बाद ये वापस घूम गया था नीचे और उसने बहुत समय बिताया, और एकदम कल जो वॉल्यूम और कैंडल बनी है ना, वो सारी चीज़ कैंसिल आउट कर गई है। कोई मतलब ही नहीं रहा है इसको अब इस जोन के नीचे आने का। और आप देखो क्या परफेक्ट तरीके से उस जोन के ऊपर खड़ा किया है। मेरे को क्या लगता है कि अब जो इसका सपोर्ट आपको फॉलो करना है वो 850 रुपये का है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या उस बेसिस पे उठाते हैं, अगेन मैं कहूँगा कि आप खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियोज़ आर मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस, तो इसको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने। 850 रुपये का स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे बड़ा क्लियर दिख रहा है मेरे को, मेरी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, राइट। और मेरा क्योंकि बिल्कुल इंट्राडे वगैरह मैं नहीं करता हूँ, प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करता हूँ, डिलीवरी बेस्ड पोजिशनल कॉल्स हम बड़ी बड़ी उठाते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को मतलब ये बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है कि 850 का स्टॉप लॉस मानो। इनिशियल टारगेट आप ऊपर का अपना ले लो, यहाँ पे 970 जो भी आ रहा है आपका। अब ऑब्वियसली एकदम टॉप तो मुझे नहीं लग रहा देगा, बट मेरे को यहाँ पे तो दिख रहा है 950 मान लो चलो टारगेट एक बार को। तो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल है, क्योंकि 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो गया कहीं ना कहीं। 950 तक का हमें लग रहा है टारगेट इसके अंदर आ सकता है आराम से। मैं लेकिन जो चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली चीज़ कि अगर ये वापस घूम जाता है ना तो बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद इसको घूमना नहीं चाहिए। वॉल्यूम्स देखो कितनी भयानक आई हैं, इसको यहाँ से बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। सेकेंडली, ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, तो ये निकला है, इसने कोई सिग्नल मुझे नहीं दिया था पहले से कि भैया आज हम भाग जाएंगे और इतनी बड़ी कैंडल मारेंगे, क्योंकि मैं आपको मेरा पूरा पैटर्न यहाँ पे जो दिख रहा था वो बता चुका हूँ। बट जो ये निकला है, मेरे हिसाब से इसको वापस नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको अगर वापस आना भी है तो 850 तक ही आना चाहिए, उसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक दिन के लिए आए, अगले दिन वापस ऊपर चला जाए, तो वो तो स्टॉप लॉस कटवाने वाले दिन होते हैं आपके, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्टॉक अपना स्टॉप लॉस फॉलो ही कर रहा होता है, बट वो वीकर हैंड्स को बाहर करना होता है मार्केट को, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट अगर ये घूम जाता है ना वापस, तो इसमें बहुत ध्यान रखना, केयरफुल रहना। इसके अंदर फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी थोड़ा सोच के जाना, क्योंकि मार्केट नोज समथिंग दैट नो वन नोज। बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है घूम के वापस नीचे आएगा। ये 770 का लेवल तो मुझे लग रहा है इसका बेस फॉर्मेशन हो जाएगी। जिस हिसाब से इसने काटा है और जिस हिसाब से इसने समय बिताया जोन के अंदर, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है शेयर के अंदर। अब लेटर से ये 950 तक जाता है तो उसके बाद क्या मुझे लग रहा है ये नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो बिल्कुल बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप में से काफ़ी लोग अब ये सोचेंगे कि क्या मैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो नेस्ले में है, टाटा कंज्यूमर में है, HUL में है, मतलब बाकी FMCG कंपनीज के अंदर है, उसको मैं बेच के इसमें शिफ्ट कर लूँ, तो वो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एंड सिल्वर मेंबर्स के लिए मैं पहले ही एक वो थीसिस बता चुका हूँ FMCG कंपनीज की कि किस हिसाब से वर्क करती है। एंड अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको, क्योंकि एक ऐसा मूव आया, उसके बेसिस पे अपने पुराने शेयर्स बेच के, पुरानी कंपनी बेच के इसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो दैट आई थिंक इज़ नॉट वर्थ इट। बट जो मूव इसके अंदर आया है, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो ये जेन्युइनली बहुत ही अच्छा मूव है। और एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मैं तो यही चाहता हूँ यार, सारे शेयर्स ऊपर जाएं। मतलब मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई शेयर मेरे पास है या नहीं है वो ऊपर जा रहा है, तो अच्छी बात है ना, ऊपर जाओ सारे।
तो नीचे मत आओ। तो हम तो कहते ही हैं कि शेयर्स महंगे खरीदने पड़े वो अच्छा होता है, सस्ते खरीदने हमें पसंद ही नहीं है। बट येस, अगर कोई शेयर नीचे गिरता हुआ आ रहा है और हमें है कि हाँ यार यहाँ पे तो ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, इसको उठा लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे बहुत सस्ता हो गया है, तो पैसा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बनता ही है। अब जैसे कोविड के लोस से ऑब्वियसली यहाँ तो कोई नहीं ले सकता इस शेयर को, बट लेटर से ये आपने यहाँ के अराउंड भी कहीं ले लिया होता, 500 पे ले लिया होता, या लेट से कि आपने 650 पे भी ले लिया होता। आप देखो इसने टाइम कितना बिताया है, बट आपको रिटर्न्स फिर दिख रही हैं। इन्वेस्टेड रहना क्यों ज़रूरी है? इन्वेस्टेड रहना ऐसे दिनों के लिए ज़रूरी है। जो ये मूव्स आए हैं ना, ये आपको टेक्निकल चार्ट पे कोई मूव था ही नहीं यहाँ पे। मे बी कुछ लोग RSI MACD वगैरह यूज़ करते हैं, उनको दिख रहा हो कि सिग्नल जनरेट हो रहा है, बट इवन दे कैन टेल यू कि ये मूव आने वाला है। तो मैं एक्टिवली RSI MACD वगैरह को यूज़ नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज विद द चार्ट। और अगेन कन्फ्यूजन होता है तो सब में ट्रेड थोड़ी करना है, इतनी कंपनीज लिस्टेड हैं, जो समझ आ रही है उसमें करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपको ध्यान होगा हमने टाटा स्टील को डिस्कस किया था चार्ट ऑफ द वीक में, 1100 का स्टॉप लॉस ऊपर ही खड़ा हुआ है, मेटल सेक्टर अलग ही चल रहा है अपना। तो वही है, जो चीज़ समझ आ रही है उसके अंदर काम करो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको आप रहने दो, उसमें कोई बात ही नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आपको अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा, एंड जब तक आप फोमो नहीं हटाएंगे तब तक दिक्कत रहेगी। तो इसके अंदर बहुत अच्छा मूव है, बहुत सस्टेनेबल मूव लग रहा है मुझे। इमीडिएट स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है इसके अंदर, अगर आप घुसना चाहते हैं और आपको दिख भी रहा है कि स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, पहले ट्रेंड लाइन्स के हिसाब से सही टकरा रहा है, एंड एक डीप स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट मेरे को ज़रूरत सी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि 850 के अराउंड ही घूमना चाहिए, क्योंकि कैंडल देखो यार क्या है। तो कैंडल बहुत अच्छी है, एंड इवन अगर 800 तक आता है तो कोई बुराई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता, लेकिन आना चाहिए। तो गाइज वीडियो को एंड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। FMCG कंपनीज इनफैक्ट लगभग सारी ही अच्छी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको इससे पैसा शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरी कंपनी में क्योंकि कैंडल बन गई है तो फोमो की वजह से? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या इसके अंदर और ऐसी बड़ी कैंडल बनती हुई हमें दिख सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती भैया। तो वो भी हो सकता है। 950 काटेगा तो स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना चाहिए, और हो सकता है कि इस जोन को एक खींचता हुआ ले जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर खींचता हुआ ले जाए। तो वो देखेंगे कैसे इवॉल्व होता है, क्या होता है। बट गोदरेज कंज्यूमर इज़ अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड, ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकली भी। तो इट्स अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड FMCG कंपनी। एंड अगर आप FMCG सेक्टर को प्ले करना चाह रहे हैं और आपने गोदरेज कंज्यूमर को उठाया है, पहली बात FMCG के साथ आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। आप देखो कितने लंबे टाइम से इसी जोन में अटका हुआ था, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये कंपनी पेशेंस टेस्ट कर सकती हैं। और 3 साल तो हम देख के ही चलते हैं कि भैया तुम हो सकता है ना ही हिलो, तो पेशेंस कोई ना कोई कंपनी आपका टेस्ट करती ही है। इसलिए एक पोर्टफोलियो अप्रोच के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करी जाती है कि अगर एक कंपनी नहीं चल रही बाकी कंपनी संभाल लें। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोदरेज कंज्यूमर है या आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपका होराइजन है ही 2 महीने का तो फिर आप टेक्निकल्स ही फॉलो करना खाली। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई कैन होल्ड इट फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और उसके बाद 20 साल, 25 साल, अगेन आज मैं कंपनी उठाता हूँ, मुझे नहीं पता भैया मैं 40 साल के लिए होल्ड करूँगा, मैं उसको 2-3 साल के हिसाब से उठाता हूँ। फिर 2-3 साल बाद जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व होती है, थीसिस इवॉल्व होती है उसके अराउंड, उसके नंबर्स डिलीवर होने शुरू होते हैं, फिर हम उसका बढ़ा देते हैं कि हाँ यार ये पोर्टफोलियो में रहेगी। तो ये चीज़ें समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 10 साल के लिए शेयर बता दो, 15 साल के लिए। अरे भैया 10 साल के लिए आज थोड़ी पता चलेंगे शेयर, हो सकता है 10 साल बाद जो बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर हो अब तक लिस्ट ही ना हुआ हो। तो ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बेसिस पे आप काम करना चाहते हैं, किस तरीके से काम करना चाहते हैं, अपने आप को समझो। उस पर मैंने बिहेवियरल फाइनेंस पे एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, उसको जाके सुनोगे तो आइडिया लग जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो गोदरेज कंज्यूमर की जो एक स्ट्रेट रैली थी, फिर उसने कंसोलिडेट किया, और अब गोदरेज कंज्यूमर मेरे को लगता है कि निकल चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। होपफुली आप लोगों को स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं इसके अंदर, एंड आई रियली होप यू गाइज आर कीपिंग सेफ, यू गाइज आर कीपिंग वेल इन दीज टफ टाइम्स। मास्क वास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर पहनिए, सेफ रहिए, एंड मैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। सिल्वर मेंबर्स जाने से पहले भैया अपना कम्युनिटी टैब जाके चेक कर लो, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको प्लीज़ देख लेना, वो आपकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर और हेल्प करेगी और वैल्यू ऐड करेगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।